फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि लास्ट हमारा जो प्रीवियस टॉपिक आपको समझाया गया है, जिसके अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो ये लास्ट टॉपिक में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आज हम स्टडी करेंगे, तो वो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जिन बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक कवर करने हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम जो है आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल है ना। इस सॉलिड एंगल के और भी नाम होते हैं। सॉलिड एंगल को हम 3D एंगल भी बोल सकते हैं। सॉलिड एंगल से हम क्या बोल सकते हैं? 3D एंगल। आ रही बात समझ में? या तो हम क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल, या क्या बोलेंगे 3D एंगल, ठीक। तो ये जो सॉलिड एंगल की कहानी है, ये स्टार्ट करने से पहले हम सरफेस के बारे में समझते हैं। जैसे कि एक होता है 2D सरफेस और एक होता है 3D सरफेस। एक क्या होता है 2D सरफेस और एक क्या होता है 3D सरफेस। यानी कि दो सरफेस होते हैं, एक 2D और एक क्या होता है 3D। ये दो सरफेस हैं। अब 2D सरफेस क्या होता है? जिसके अंदर दो डायमेंशन हो। और 3D सरफेस क्या होता है? जिसके अंदर दो से ज्यादा डायमेंशन है, 3 डायमेंशन हो। तो आपके सामने ये है 3D सरफेस और ये है 2D सरफेस। आ रही बात समझ में? अब जो एंगल 2D सरफेस से बनता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल वाला एंगल होता है थीटा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्मल वाले जो एंगल होते हैं, जैसे कि ये वाला एक एंगल बना, ठीक है, कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का बना, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? 2D एंगल, बिकॉज ये एक डायमेंशन और ये एक डायमेंशन, तो दोनों डायमेंशन को मिला के क्या बन गया? ठीक है, 2D एंगल बन गया। लेकिन अगर हम 3D एंगल की बात करें, तो 3D एंगल कैसे बनता है? तो 3D एंगल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये हमने एक 3D सरफेस लिया। अब इस 3D सरफेस में जहां पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ डी ओमेगा, इसको काय से डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, इसे हम बोलेंगे 3D एंगल, यानी कि सॉलिड एंगल। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम इसको सरफेस के थ्रू समझ रहे हैं। तो 2D सरफेस 3D सरफेस के थ्रू हमने समझा। ये दो डायमेंशन से मिलके बना है, तो 2D एंगल, और ये अलग से जो 3D सरफेस के थ्रू बना है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? 3D एंगल, ठीक। अगर हम बात करें कि हमारे घर पे एक बल्ब है, सपोज कि हमारे पास क्या है? एक बल्ब है। ये हमारे पास एक बल्ब है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये एक बल्ब है, ठीक। अब इस बल्ब के अंदर से क्या आ रही है? ये लाइट आई। इस बल्ब के अंदर से क्या आई? बल्ब में से लाइट ही आएगी। बल्ब के अंदर से कोई रसगुल्ले तो नहीं निकलने वाले, इसलिए ध्यान रखें। बल्ब के अंदर से क्या आ रही है? लाइट। ये बल्ब के अंदर से क्या आई? बल्ब में क्या आई? लाइट आई, है ना। तो बल्ब के अंदर से लाइट आई। अब ये जो लाइट है, ये यहाँ पे नीचे क्या बना रही है? एक सरफेस बना रही है। जैसे कि सपोज ये बल्ब है, अब बल्ब के अंदर से क्या निकल रही है? लाइट, ऐसे करके। तो जैसे वो लाइट आई, तो इसे जमीन पे फैल गई, है ना। SRK वाली स्टाइल में, शाहरुख वाली स्टाइल बताना पड़ता है। ये बल्ब के अंदर से लाइट आई, तो लाइट ऐसे करके फैल गई। तो जब वो फैलेगी लाइट, तो नीचे क्या बना लेगी? एक सरफेस बना लेगी। तो इस लाइट ने नीचे की साइड क्या बना लिया? यहाँ पे एक सरफेस बना लिया, ठीक। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट के ऊपर जाके, इस पॉइंट पे जाके क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। ये तो क्या हो गया? सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे ये सरफेस क्या बना रहा है? इस जगह पे जाके एंगल बना रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3D एंगल, यानी कि सॉलिड एंगल, ठीक। तो हम इसको जो है डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? तो आप एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसी के थ्रू समझ में आएगा। डेफिनेशन में क्या रखा है वो तो पढ़ ही लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप और पढ़ाई पे ध्यान दें। पढ़ाई करा करें, पढ़ाई नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो हम इसको जो है आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं।
3D सरफेस से जो एंगल बनेगा उससे बोलेंगे 3D एंगल। वेल द सॉलिड एंगल, द एंगल subtended by the surface at a point. The angle subtended by the surface at a point is called solid angle. It is denoted by इसे काय से डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। इसे हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, ठीक। और अगर कोई पूछे आपसे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होती है इसकी वैल्यू? 4 पाई स्टेरेडियन। अब आप बोलेंगे सर ये स्टेरेडियन क्या है? तो स्टेरेडियन होती है सॉलिड एंगल की यूनिट। यानी कि अगर हम मार्केट से कुछ खरीदते हैं, सपोज कि हमने शक्कर खरीदी, तो हमें उसको बताना पड़ता है कि कितने किलो शक्कर चाहिए, तो जो किलोग्राम होता है वो उसकी यूनिट होती है। ऐसे ही अगर हम सॉलिड एंगल को नापते हैं तो इसकी भी यूनिट हमें बतानी पड़ती है। आ रही बात समझ में? अगर बिना यूनिट के आप सपोज कि इसके अंदर भी आप बोलोगे सॉलिड एंगल 4 पाई किलो का बना, तो लोग हंसेंगे आप पे। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगी इसकी यूनिट होती है 4 पाई स्टेरेडियन। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायग्राम के साथ, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है डायग्राम। उसी डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। ये O पे रखा है पॉजिटिव चार्ज और R डिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, उसको ऐसा बनाना। तुम लोग बाद में बोलते होगे सर तो हर कुछ करते हैं। देखो ये डी ओमेगा हो गया एंगल। अब यहाँ पे क्या है? एक P पॉइंट है, इसकी इंटेंसिटी का डायरेक्शन का है बाहर, और इसका ds छोटा वाला सरफेस, और यहाँ पे एंगल थीटा, ठीक है। और बीच की जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो कितनी है? r। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आपको ये समझने में प्रॉब्लम आती है बुक के अंदर भी, अदर चीजों में भी, कि ds के साथ cos थीटा क्यों आया। तो ds के साथ cos थीटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है? थीटा है। हमने आपको पहले भी समझाया कि थीटा को जब दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? बाहर की तरफ है, और अलोंग द डायरेक्शन जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है। तो इसलिए ds के साथ cos थीटा आएगा। और जो sin थीटा है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। हमारे लिए परपेंडिकुलर किसी काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पे cos थीटा लिखते हैं। अपॉन में r स्क्वायर क्यों आता है? बिकॉज जो एंगल का फॉर्मूला होता है r का अपॉन रेडियस होता है, यहाँ पे सॉलिड एंगल है तो रेडियस का स्क्वायर लगेगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हो गई सॉलिड एंगल की जो कॉन्सेप्ट थी क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अगला टॉपिक। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब इसके आगे हम जो है पढ़ना है, ये तो सॉलिड एंगल था। सॉलिड एंगल के आगे हम अगला टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, समझाते हैं आपको। जहां पे चार्ज है, ठीक है, जहां पे चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ क्या है? फील्ड लाइंस है। चार्ज के चारों तरफ क्या है? फील्ड लाइंस है। चार्ज है तो फील्ड लाइंस होगी, फील्ड लाइंस होगी, ऐसा बोलेंगे। चार्ज है तो फील्ड लाइंस होगी, और जब फील्ड लाइंस होगी तो वो सरफेस से कहां निकलेगी? बाहर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस से कहां निकलती है? फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। आ रही बात समझ में? तो अगर चार्ज है तो फील्ड लाइंस भी होगी, और फील्ड लाइंस होगी तो वो कहां निकलेंगी? बाहर निकलेंगी, ठीक है, या फिर अंदर जाएंगी। दोनों में से एक कंडीशन होती है। अगर बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, अंदर जाती है तो बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स।
तो यहाँ पे बात चल रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आपके सामने सपोज ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस के अंदर से फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं। अच्छा, फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस से कैसे निकल के जा रही हैं? परपेंडिकुलर निकल के जा रही हैं। कैसे निकल के जा रही हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है ना, ये हम समझते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, सपोज कि हमारे पास ये एक सरफेस है, देखिए ये एक सरफेस है, ठीक। अब इस सरफेस के ऐसे करके अगर फील्ड लाइन निकल के आ रही है, ऐसे खचाक, ठीक है ना, ऐसे करके अगर फील्ड लाइन निकल रही है, ऐसे समझ में आ गई। अगर ऐसे करके फील्ड लाइन निकल रही है तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और अगर ऐसे निकल रही है ट्यों, या ऐसे निकल रही है ट्यों, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल। तो पैरेलल हमें काम का नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर। बिकॉज सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए परपेंडिकुलर की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं वो कैसे जा रही हैं? परपेंडिकुलर। तो जितनी भी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकल के जाएंगी उसके नंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज कि अगर 3 फील्ड लाइन निकल के जा रही हैं तो क्या कहलाएगा? फ्लक्स 3। अगर 4 फील्ड लाइन निकल के जा रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा? 4। सपोज कि यहां से ये निकल के जा रही हैं कितनी फील्ड लाइंस? 1 2 3 4 5, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing perpendicular to the surface is called electric flux. It's called electric flux. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अगर हम और थोड़ा इसको आगे समझे, ठीक है, या आप डायग्राम बनाना चाहो तो इसका अलग से बना लेना, है ना। फ्लक्स को कैसे पहचानते हैं, कितना होता है? तो जितनी फील्ड लाइन इसमें से निकलती है, सपोज 3 निकल रही है तो फ्लक्स क्या होगा? 3, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi e। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? phi e से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे अच्छा बना लेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो इट इज डिनोटेड बाय phi e, इसको phi e से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसकी यूनिट की और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, साथ में इसके टाइप्स की। ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। अगर मान लें इसका फॉर्मूला हमें बनाना है तो फॉर्मूले के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, ठीक। फॉर्मूला कैसे? इसका एरिया आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर। और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे में, तो बीच में कौन सा एंगल आएगा? थीटा। एरिया हो गया परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे में, तो बीच में कौन सा एंगल आ गया? थीटा। थीटा को फिर से वही घिसी पिटी कहानी 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, साइन और कोस। साइन होगा परपेंडिकुलर, ये साइन हो गया, और कोस क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है ना। अब एरिया का डायरेक्शन का है बाहर, और उसी के डायरेक्शन में क्या बन रहा है? कोस। तो हमारे लिए कौन सा काम का होगा? कोस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? phi e इक्वल e a, है ना। ये तो आया e और क्या आया? a। e आया तो सॉरी e a, और थीटा के लिए क्या आएगा? cos थीटा। e a cos थीटा, ये बन गया फॉर्मूला। अगर हम इसे ही वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए phi e इक्वल e वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। e वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, कोई दिक्कत? cos थीटा हट जाएगा। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो cos थीटा हट जाता है, ठीक। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे इसकी यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी? तो यूनिट के लिए देखें आप, इसकी यूनिट क्या होती है? तो E की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम, और एरिया का क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन। कूलम की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, और मीटर का क्या जाएगा? स्क्वायर। न्यूटन एज इट इज रहेगा, कूलम की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, मीटर का स्क्वायर।
तो ये आ गई फ्लक्स की यूनिट। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब इसके आगे जो है अगर हम बात करें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लें, ठीक है। बट वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए अगला जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला उसके टाइप्स है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें और लाइक करें ताकि अदर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।